बताएंगे आपको, तो यहाँ पर हरी किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोफिल का मुख्य अवयव कभी कभी आपको पूछता है कि क्लोरोफिल का मुख्य अवयव क्या होता है। इसका क्लोरोफिल का मुख्य जो अवयव होता है मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम। तो आप ध्यान दीजिएगा, सपोषी पौधों को आपको समझना है। सपोषी पौधे का मतलब ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि किसी पर निर्भर होते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो कौन पौधे बनाएंगे? जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाएगा। जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वही पौधे, जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वही पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मतलब ये होता है, जैसे ये सूर्य है, समझ रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चा दिन में होती है कि रात में होती है? दिन में होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य कब निकलता है? दिन में निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। अब बच्चा एक बात और, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होगी और किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होगी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक लाल प्रकाश में होती है और जो है सबसे कम बैगनी वाले प्रकाश में होती है। लाल प्रकाश जो होता है आपका मॉर्निंग में निकलता है कि दोपहर में? मॉर्निंग में ना। सुबह 6 बजे से आप 10 बजे तक देखेंगे तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। समझ रहे हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन कौन बनाता है? कौन पौधे बनाएंगे? स्वपोषी की परपोषी? स्वपोषी। तो स्वपोषी का मतलब ये है कि जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाएगा वह पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, अगर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो क्या पौधे कुछ मुक्त भी करते हैं कि बस केवल अपना भोजन ही बनाते हैं? क्या मुक्त करते हैं भाई? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अब जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया देखेंगे तो जो पौधे होते हैं ये पौधे प्रकाश की उपस्थिति को करते हैं। उपस्थिति, अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति और यहाँ है क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब उसमें पौधे में क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे कैसे? क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है क्या जल भी प्रयोग में लाते हैं कि नहीं? तो जल भी लाते हैं, ये जल। अब ध्यान दीजिएगा, जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके किसकी स्थिति में? प्रकाश की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी ना। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वह पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके जो है क्या बनाते हैं पौधे? पहले अपना ग्लूकोज बनाएंगे, पहले अपना भोजन बनाएंगे ना। पहले पौधे अपना भोजन
ध्यान देना, यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो कितना परसेंट, 21% होता है ना, वायुमंडल में होता तो ऐसे ही इतना 20.99% होता है, जो इतना विद्यमान है ऑक्सीजन की मात्रा इतना होता है, लेकिन लगभग हम लोग मान लेते हैं कितना परसेंट, 21%, कि वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन विद्यमान, सॉरी ऑक्सीजन विद्यमान है। और जब सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन हम 21% ले रहे हैं, और आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में आप देखेंगे तो 0.03% होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हम सांस लेने के दौरान कितना लेते हैं। अब आप और देखेंगे तो नाइट्रोजन आप देखेंगे तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, 78% है ना, ये 78% नाइट्रोजन है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन 21% जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है और नाइट्रोजन कितना जाता है, 78%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, ये सांस छोड़ने के दौरान सांस छोड़ने के दौरान आप देखेंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर क्या है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम जो छोड़ रहे हैं वो क्या होता है, हम लेते क्या है, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप देखना, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान सबसे ज्यादा हम छोड़ते हैं क्या, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 16% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उसके बाद जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो केवल 4% छोड़ते हैं। समझ रहे हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन 16% जाता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड 4% जाता है, और नाइट्रोजन कितना हम निकालते हैं, नाइट्रोजन कितना, 78%। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पूछा गया भी है कि सांस लेने के और सांस छोड़ने के दौरान कौन सा ऐसा तत्व है जिसको हम जितना लेते हैं और उतना ही वापस कर देते हैं, तो कौन है, 78%, नाइट्रोजन। जितना हम लेते हैं उतना ही हम क्या कर देते हैं, वापस भी कर देते हैं भाई। तो अब यहाँ पे थे, मतलब हम लोग कहाँ पर थे, ये यहाँ पर मतलब स्वपोषी पौधे को हम लोग देख रहे थे कि स्वपोषी पौधे कौन होते हैं। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं पौधे, और साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं और जो है फिर हम छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहने का मतलब देखो, ये जो होता है, एक चीज और है, यहाँ है कोशिका, ये है कोशिका और ये है आपका वातावरण, ये वातावरण है। वातावरण में पेड़ पौधे होंगे कि नहीं होंगे ना, वातावरण का मतलब, पर्यावरण का मतलब ये हमारा जो है क्या है, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों का संतुलन ही हमारे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता है, समझ रहे हैं। और हमारा जो खाद्य श्रृंखला है वो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत कौन, उत्पादक आते हैं। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं, और इनको खाने वाले होते हैं, श्रेणी के अनुसार होता है। एक प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, उसके बाद सर्वाहारी, समझ रहे। तो ये चीजें होती हैं। अब आप देखिए, अगर हम देखेंगे तो ये कोशिका हमारे अंदर है, समझ रहे हैं, कोशिका हमारे अंदर है। हम जो है अपने अंदर से ऑक्सीजन छोड़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आता है, वातावरण में, पेड़ पौधे में आता है कि नहीं। हम अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े और वातावरण जो पेड़ पौधा होगा तुरंत इसका इस्तेमाल कर लेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेगा, और इस्तेमाल करने के बाद ये क्या छोड़ेगा, ये ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये हम ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, फिर हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वातावरण में इस्तेमाल हो जाता है उसका, फिर हम छोड़ते हैं क्या, मतलब वातावरण छोड़ता है ऑक्सीजन, फिर हम लेते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड
में इसका पूछा है कि इसका दोनों का लोकप्रिय उदाहरण क्या होते हैं। तो आंशिक जीवी का जो लोकप्रिय उदाहरण होता है, इसका लोकप्रिय उदाहरण होता है चंदन। समझ रहे? जो चंदन का पौधा होता है वो आंशिक जीवी है। और पूर्ण परजीवी में देखेंगे तो इसका जो लोकप्रिय उदाहरण होता है वो होता है अमर बेल। ये जो अमर बेल होता है ये पूर्ण परजीवी के अंतर्गत आता है। और जो आपका आंशिक जीवी होता है ये आता है किसके अंतर्गत? चंदन के अंतर्गत आता है। तो ये होते हैं परजीवी। कीट भक्षी में आप देखेंगे तो कीट भक्षी का मतलब ये है जो अपना भोजन, जो पौधे अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, जो पौधे अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं कीट भक्षी। ये कीटों से प्राप्त करते हैं, ये कीट भक्षी वाले। इसका एग्जांपल कई बार आपसे पूछा गया है कि कीट भक्षी में कीट भक्षी पौधा होता है। तो कीट भक्षी पौधे का मतलब ये है जो अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं कीट भक्षी। जैसे आप देखिए कीट भक्षी का जो एग्जांपल होता है, एक होता है ड्रासेरा होता है, ये ड्रासेरा होता है। एक होता है वीनस फ्लाई, ये वीनस फ्लाई होता है। एक होता है नेपंथीज होता है, ये नेपंथीज होता है। ये जितने पौधे होते हैं ये अपना भोजन कीटों से प्राप्त करते हैं। ये जो नेपंथीज वाला पौधा होता है ये होता कैसे है? जैसे ये पौधा है, ये डाल लगी है, तो डाल में इस तरीके से एक गगरी नुमा रचना होती है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगी होती है। ये ढक्कन लगी है, समझ रहे हैं? ये नेपंथीज वाला जो है, अब ये ढक्कन खुला रहता है, ढक्कन खुला रहता है। जैसे ही कीट उड़ता उड़ता आता है, जैसे कीट उड़ता उड़ता यहाँ बैठता है, तुरंत ये ढक्कन क्या होता है? बंद हो जाता है। तुरंत जो है इस पौधे को भोजन प्राप्त हो जाता है। तो अपना भोजन किससे प्राप्त किया है? कीटों से प्राप्त किया है ना। तो कीटों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे पौधे को हम कहते हैं कीट भक्षी पौधे। तो ये था आपका क्या था? परपोषी पौधे के एग्जांपल ना। चलिए अब देख लेते हैं पौधे के भाग में क्या क्या आते हैं। बाकी आप लोग किसी कोई चीज पूछना है बिल्कुल पूछ सकते हैं, चाहे जो पूछना हो। कौन से बोर्ड के हो? यूपी बोर्ड के किसी में से? पौधा होता है और इनका सब उसी पौधे का मतलब, जैसे हमने आपने यही बताया, आपने यही पढ़ा कि सब उसी पौधे होते क्या है। तो जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाएगा वो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्या? जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ऐसे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है और ऐसे पौधे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? परपोषी पौधे। अब देखिए परपोषी पौधों के प्रकार को भी आपने देखा। अब हम देखेंगे पौधे के भाग। पौधे के भाग, पौधे के भाग में आप देखेंगे तो पौधे के भाग में क्या क्या है। अच्छा, पौधे के भाग में जैसे आपका आता है क्या? जड़ आता है, तना आता है, पत्ती आता है, फिर उसके बाद फूल व फल आता है, यही आता है ना। तो ये
देखेंगे भाई मेरे, तो जड़ होता क्या है? जड़ नीचे होती है ऊपर भैया? ऊपर होती है। अभी आगे बताएंगे। अरे जब कार्बन देखे हो ना तो आगे देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जड़ में जो एक होता है मूलांकुर, ये मूलांकुर होता है, ठीक है। और ऊपर जो निकलता है वो तना होता है भाई, ये होता है एक प्रांकुर, समझ रहे हैं? तो प्रांकुर, आप ध्यान दीजिएगा, मूलांकुर से आप देखेंगे तो मूलांकुर से जड़ निकलता है, और प्रांकुर से आप देखेंगे तो प्रांकुर से क्या निकलता है? तना निकलता है। तो प्रांकुर से तना निकलता है, और तना कहाँ जाता है? ऊपर के नीचे? ऊपर जाता है ना तना जो होता है। और मूलांकुर से निकलता है क्या? तो जड़ जो होता है पौधे का वह भाग होता है जो मूलांकुर से निकलकर पृथ्वी के पृष्ठ की गहराई की ओर जाता है कि ऊपर जाता है? गहराई की ओर जाता है। तो जड़ जो होता है पौधे का वह भाग होता है जो मूलांकुर से निकलकर पृथ्वी के पृष्ठ की गहराई की ओर चला जाता है। और साथ ही साथ ये जड़ जो है पौधे को पोषण और आलंबन प्राप्त करता है, प्रदान करता है। जो जड़ होता है ये जड़ पौधे को आलंबन, आलंबन का मतलब लंबाई प्राप्त प्रदान करेगा कि नहीं? भैया जड़ों के कारण तो लंबाई प्रदान होगी, तो पौधे की लंबाई बढ़ेगा, वृद्धि होगी। अगर जड़ें नहीं है तो क्या पौधे की लंबाई बढ़ेगी? टिक भाई कहाँ टिकेगा? वो टिक ही नहीं पाएगा ना। फिर तो अगर ये जड़ है भाई, तो जड़ जो होता है जड़ के कारण पौधे को आलंबन मिलता है, और जड़ के कारण पौधे को पोषण भी प्रदान होता है। अगर जड़ जल और खनिज लवण को प्राप्त करता है तो कहां से अवशोषित, किसके द्वारा अवशोषित करता है? जड़ का द्वारा। पौधे में दो ऊतक परिवहन भी होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम होता है, समझ रहे हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पर जड़ को देखना है आपको। जड़ जो है यही जड़ पृथ्वी के अंदर से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, इसी के द्वारा जाता है। अब देखिए जड़ कितना महत्व प्रदान कर रहा है इस पौधे के लिए। जड़ पौधे का वह भाग है जो मूलांकुर से निकलकर पृथ्वी के पृष्ठ की गहराई की ओर चला जाता है, और साथ ही साथ पौधे को आलंबन प्रदान करता है और जो है पोषण प्रदान करता है। अब जड़ में आप देखेंगे भैया, तो जड़ के जो है कई प्रकार होते हैं। ये जड़ के प्रकार, जड़ के आप प्रकार देखेंगे तो जड़ के प्रकार भी है। एक होता है मूसला जड़, ये एक होता है, ये मूसला जड़ है, और एक होता है अपस्थानिक जड़। ये अपस्थानिक जड़, ये अपस्थानिक जड़ होता है। अब देखिए मूसला जड़ क्या होता है, अपस्थानिक जड़ क्या होता है? मूसला जड़ का मतलब ये होता है कि जो जड़, ये मूसला जड़ द्विदल वाली फसलों में पाया जाता है। द्विदल का मतलब जैसे अरहर हो गया, इसमें हम द्विदल होता है ना, तो दो दाल वाली, द्विदल वाली। तो जैसे अरहर हो गया, अब अरहर में आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि अरहर का जो पेड़ है उससे जो जड़ निकलती है पृथ्वी के पृष्ठ की गहराई की ओर जाती है कि धरातल पर ही फैल जाती है? धरातल पर ही फैलती है जो अरहर की होती है, पक्का? कैसे होती है? चलो बताओ। अरहर का जो पेड़ पौधा होता है उसकी जड़ कहाँ होती है? पृथ्वी की पृष्ठ की गहराई की ओर जाती है कि धरातल पर ही फैलती है? अभी जो आ रहा है कि धरातल पर फैलती है। अरे गहराई की जाती है ना, गहराई की ओर जाती है, धरातल पर थोड़ी ना फैलती है। सरसों का आप देखेंगे तो सरसों का जो जड़ होता है वो पृथ्वी के धरातल पर ही फैल जाता है, समझ रहे हैं? तो सरसों का जो जड़ है वो पृथ्वी के धरातल पर ही फैल जाता है। तो जो जड़ पृथ्वी के धरातल पर ही फैल जाए, पृथ्वी की गहराई की ओर ना जाए, नीचे ना जाए, पृथ्वी के अंदर ना जाए, धरातल पर ही फैल जाए, ऐसे जड़ को हम
पाते हैं जो है क्या, अपस्थानिक जड़ पाते हैं। और जो जड़ पृथ्वी के गुरुत्व की गहराई की ओर चली जाए उसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ का मतलब ये है कि ये पृथ्वी के गुरुत्व की गहराई की ओर चला जाता है। जो मूसला जड़ होता है ये पृथ्वी के गुरुत्व की गहराई की ओर चला जाता है, ऐसे जड़ को हम कहते हैं मूसला जड़। और जो जड़ पृथ्वी के धरातल पर ही फैल जाती है ऐसे जड़ को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। बात क्लियर है नहीं? तो अपस्थानिक में कौन कैसे, जैसे कोई एग्जांपल बताओ, छीमी मटर, और क्या, गेहूं का भी बनता है, हाँ? और किसका, तरबूज जब उसमें देखें कीड़ा वाला पकड़ी है, हाँ, आलू आपका जो है तना, तने का। तो ध्यान देना यार, ऐसे ही आपको समझना है कि जो जड़ पृथ्वी के गुरुत्व की गहराई की ओर चला जाता है ऐसे जड़ को हम कहते हैं मूसला जड़। और जो जड़ पृथ्वी के धरातल पर ही फैल जाता है ऐसे जड़ को हम कहते हैं अपस्थानिक जड़। अब आप इसमें आप देखेंगे तो मूसला जड़ के बच्चा प्रकार होते हैं, समझ रहे हैं? मूसला जड़ के भी प्रकार होते हैं और मूसला जड़ के प्रकार इसके आप प्रकार में देखेंगे तो मूसला जड़ के प्रकार क्या होते हैं, तो इनमें प्रकार है भाई मेरे, इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है शंकु रूप, एक होता है तर्क रूप, ये तर्क रूप, और एक होता है कुंभी रूप, समझ रहे हैं? ये कुंभी रूप होता है। अब इसमें आपको देखना है कि इसका उदाहरण क्या होता है। मूसला जड़ के प्रकार भी ये है लेकिन इसका उदाहरण क्या होता है बच्चे, कि होते क्या क्या। शंख रूप में आप देखेंगे तो शंख का मतलब जो सब्जी शंख के आकार की तरह दिखे, कैसे दिखे, शंख का मतलब कैसे, इस तरह से ना, तो इस तरह से क्या है, शंख है कि नहीं? अब शंख की तरह कौन दिखता है, गाजर ना, और क्या, मूलियो। गाजर और मूली में अंतर होता है। अब आप देखेंगे वो तो अंतर तो ही है, गाजर और मूली है लेकिन वहां समझना है आपको शंख और तर्क में कि शंख में गाजर मूली नहीं आ जाएगा। आप देखेंगे तो गाजर जो होता है इस तरह होता है, जो मूली होती है भाई मेरे, मूली ऐसे होती है ना। तो यहाँ पे शंख रूप में आता है क्या, गाजर आता है, ये गाजर आ जाता है शंख रूप में। जो तर्क रूप आता है इसमें आ जाता है क्या, मूली आ जाता है। और ये कुंभी रूप में आता है आपका सलजम और चुकंदर, सलजम और चुकंदर। ये सलजम और जो चुकंदर आता है कुंभी रूप में आता है, समझ रहे हैं? तो अच्छा मेरी बात बताओ, पूरा पूरा एकदम क्लियर हो गया, ये तो हमको पता चल गया। गाजर शंख रूप है, मूली ये तर्क रूप है, कुंभी सलजम चुकंदर ये कुंभी रूप है। तो तीनों को बताओ, ये तीनों अगर देखा जाए, ये जो ये पूरा एग्जांपल जो है ये जड़ है कि तना, क्या, अरे हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं, जड़ के प्रकार ना, तो क्या होगा, तना होगा, जड़ होगा भाई बहने। अगर हम जड़ के प्रकार पढ़ रहे हैं तो जड़ तो होगा। तो गाजर मूली सलजम चुकंदर ये क्या होते हैं, ये जड़ होते हैं, ये तना नहीं होते हैं। आपसे ऑप्शन में विकल्प में जड़ है, निम्नलिखित में से जड़ है, तो जब आप जानते रहेंगे कि ये जड़ होता है ना तो लगाएंगे, निम्नलिखित में ये तना है, तो जब जानते रहेंगे कि ये तना होता है तब तना लगाएंगे। आगे देखिए, ये तो दूसरा जड़ के प्रकार से शंख रूप कुंभी रूप, इसमें आपने देखा कि गाजर शंख रूप में आता है, मूली तर्क रूप, कुंभी सलजम एक कुंभी रूप में आता है। ये पूरा पूरा ये इतना आपसे करने पूछता है, गाजर जो है शंख रूप कौन सी जड़ है, इतना नहीं पूछता है, केवल आपसे इतना
आपका क्या स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ईयर आपसे 1 लाख लगा दो। अब देखो अपस्थानिक में आप देखेंगे तो अपस्थानिक जड़ के प्रकार है। ये अपस्थानिक अभी एग्जाम तो दिए थे अपस्थानिक जड़ के प्रकार है। फर्स्ट ईयर के क्लियर नहीं हुआ है, उसी फिर से हो रहा है जड़ के स्कूल का वो हमारे जिम्मेदारी है। अपस्थानिक जड़ के प्रकार में आप देखेंगे तो अपस्थानिक जड़ के प्रकार में इसका 2 प्रकार होता है। एक होता है आप देखेंगे इसमें तो जब पेपर आएगा तो वेट करवा देंगे ना। एक होता है जटा जटा मूल। अरे यार जटा मूल हो गया। एक होता है स्तंभ मूल। स्तंभ का मतलब जो आपका जो है इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रहता है ना, खड़ी जड़ रहती है, तो इसको हम स्तंभ कहते हैं। और ये वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? और पंक्ति होती है ना, ये पंक्ति होती है और ये आपका होता है स्तंभ। तो यहाँ पर स्तंभ आप ध्यान दीजिएगा, जटा मूल ये अपस्थानिक जड़ के प्रकार पड़ रहे हैं। तो ये जो होंगे ये क्या होंगे? हम अपस्थानिक जड़ के प्रकार पढ़ रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे? जड़ होंगे कि तना होंगे? जड़ ही होंगे ना। तो ये जटा मूल ये जड़ है और स्तंभ मूल ये भी क्या है? जड़ है। लेकिन कौन सी जड़ है हमको ये देखना है। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, जटा मूल में आप देखेंगे तो जटा मूल का मतलब जटा वाली जड़ कौन कौन सी होती है? ऐसी जड़ बताओ जिसमें जटे की आकार बता दे। जटा आप तो जानते हो ना, जटा होता है कैसे? जटे नहीं जानते ये हो। और बताओ कोई दानव और गन्ना। गन्ने की जो जड़ देखो, जड़ जो होती है वो इस तरीके से आती है कि नहीं? जटे की तरह आती है कि नहीं? जटे की तरह आती है। गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और जो बांस होता है, बांस का भी जो है जड़ क्या किसके अंतर्गत होता है? जटा के मूल के अंतर्गत होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो होते हैं गन्ना, ज्वार, बाजरा, इनकी जड़ को आप जब निकालेंगे तो उसमें जटे की तरह आता है जड़। तो वो जड़ जो है कौन सी जटा होती है? कौन सी जड़ होती है? ये जटा मूल होती है ना। तो ये जटा मूल के अंतर्गत आती है। और ये जटा मूल किसका प्रकार है? अपस्थानिक का है। अच्छा स्तंभ में बताओ, स्तंभ जो मतलब खड़ी जड़, कोई ऐसी जड़ बताओ जो खड़ी और हरियर जो जड़ होती है ऐसे करके जाती है। भाई कैसे जाती है बताओ? हां और अच्छा और कोई बताओ, बताओ बताओ मजा आती है। अरे यार भाई देखो, जटा मूल का सॉरी स्तंभ मूल का मतलब याद रखो। जैसे बरगद आप देखे हो ना, तो बरगद में निकल कर आता है तो फिर तो पृथ्वी के अंदर चला जाता है कि नहीं? अरे बरगद में जो लटकता आता है यार, लटकता आता है फिर पृथ्वी के अंदर चला जाता है, तो उसी को हम कहते हैं स्तंभ। तो उसका इसका एक ही उदाहरण ये है बरगद। तो बरगद जो होता है वो स्तंभ नहीं और किसका की कौन कर कैसे होता है? पाकड़ है, पाकड़ है कहाँ है? आप यहाँ है ऐसा रिकॉर्डिंग पे जरा सुन हमारा फर्स्ट ईयर वाला बस करें यार आज की भेज दे रहा हूँ राज। पता नहीं क्या करवा रहे हैं यार, एससीबीटी क्लियर होगा जहाँ तक हमें ठीक से नहीं करवा पा कॉलेज से नहीं मतलब